लोकतंत्र यानी कि लोगों की व्यवस्था या सत्ता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की भाषा में कहें तो ऐसी व्यवस्था जो लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। इस व्यवस्था में सत्ता की शक्ति निहित होती है जनता के प्रतिनिधि या जन प्रतिनिधियों में। इन जन प्रतिनिधियों को जन कल्याण के लिए निर्णय लेने के लिए एक सभा चाहिए, जिसे कहा गया संसद। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम भारतवर्ष के नए संसद भवन के निर्माण पर चर्चा करेंगे, इसकी खासियत, निर्माण और जरूरत पर भी बात करेंगे। साथ ही इस विविधतामयी जो हमारा यह देश है भारतवर्ष, उसके नजरिए से भी संसद भवन के निर्माण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है नए संसद भवन का उद्घाटन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसकी आप तस्वीर भी यहाँ देख सकते हैं। ये काफी भव्य बनाया गया है, इसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा है और इसको लेकर के देश दुनिया में काफी चर्चा परिचर्चा की जा रही है। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, संसद भवन जो है उसकी जरूरत क्यों होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत जो है लंबे समय से, भारत एक ऐतिहासिक देश रहा है, एक महान यहाँ की हमारी विविधतामयी जो है इतिहास हमारा रहा है। गण हो गया, गणपति, लोकपाल, समिति, सभा, ऐसे शब्द आप देखेंगे तो हमारे शास्त्र पुराण में भी देखने को मिल जाता है। तो लोकतंत्र की यहाँ जो महिमा है बहुत लंबे समय से रही है और दुनिया की सबसे विशाल लोकतंत्र हमारा देश रहा है। ऐसे लोकतंत्र में एक भव्य और आधुनिक संसद भवन की आवश्यकता लंबे समय से मांग थी, ऐसी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। जो भी सत्ता में आती थी, जो भी पार्टी लंबे समय से इसका प्रयास कर रही थी, लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी सरकार आई, इन्होंने इस काम को करने का फैसला किया और इसके बाद फाइनली नया संसद भवन जो कि बिल्कुल आधुनिक, जो कह सकते हैं आज की जरूरत उसके हिसाब से तैयार है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच में कहा भी था कि पुरानी जो हमारी संसद है वह उस वक्त की जरूरत थी और आज की जो हमारी ये नई संसद भवन है, यह क्या है, हमारी आकांक्षाओं का एक जीता जागता नमूना है। यानी कि उस वक्त जो भारत आजाद हुआ था तो एक संसद भवन की हमें आवश्यकता थी, उसके लिए हमने वो भवन चुना था, लेकिन बदलते समय के साथ वह कहीं न कहीं पीछे छूट गया। इसीलिए नए भवन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसे भारत में अगर देखेंगे तो संसद कहा जाता है, वहीं बांग्लादेश में तो जातीय संसद कहा जाएगा और ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। शब्द जो भी हो, लेकिन उद्देश्य तो एक ही होता है, जहां जन प्रतिनिधि अपने जन कल्याण के लिए निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श करते हैं। तो जरूरी कुछ बातें हैं, इसको लेकर के चलेंगे, इसके इतिहास को भी समझेंगे, यह भी देखेंगे कि पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट की जरूरत क्या हो गई। देखिए, यहां पर कुछ चीजें बताई गई है, उसे समझ लीजिए। इसका जो शेप है वह त्रिभुज के आकार का दिया गया है। देखिए, यहां पर त्रिभुज के आकार का ये जो हमारा नया पार्लियामेंट है उसे रखा गया है। जबकि अगर पिछला पार्लियामेंट आपको ध्यान हो तो वह जो है सर्कल में था, गोलाकार हुआ करता था। ठीक है, अब यहां पर इसका जो एरिया है वह 64,500 इसका स्क्वायर मीटर में है, जो कि पिछला जो संसद भवन था उससे तकरीबन यह 2 गुना है अपने आकार में देखें। और मेन अगर इसमें स्पेसेस देखें तो लोकसभा एक रखा गया है, राज्यसभा रखा गया है, जैसा कि पिछले संसद भवन में भी था, लोकसभा भी था, राज्यसभा भी था। इसमें एक सेंट्रल लॉन्ग भी रखा गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके थीम पर अगर बात कीजिए, यानी कि जो इसका इंटीरियर डिजाइन है उसको लेकर के बात कीजिए, तो लोकसभा का जो है वह पीकॉक का रखा गया है। यानी कि मोर की जो कलाकृति होती है, मोर का जो पंख होता है, उसके आधार पर लोकसभा को तैयार किया गया है। मोर आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो सभा जो है, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसके डिजाइन का तैयार किया गया है। और सेंट्रल लॉग को देखेंगे तो बान्यान, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष पड़ता है, वट वृक्ष, उसके जैसा उसके आकार का रखा गया है। तो काफी विविधता का ध्यान रखा गया है, प्रकृति का ध्यान इसमें रखा गया है। 6 अलग अलग दरवाजे इसमें बनाए गए हैं, द्वार बनाए गए हैं और 6 द्वार कहीं ना कहीं प्रकृति को समर्पित किया गया है। द नेशनल एम्बल विल कॉन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके बिल्डिंग पर जो हमारा अशोक स्तंभ है वह स्थापित किया गया है। यहां पर कैपेसिटी की अगर बात करें तो लोकसभा में 888 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ सकते हैं, जो अभी जो है उसमें 552 ही बैठ सकते हैं। और राज्यसभा में इसमें जो है 384 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ सकते हैं। तो यह, और इसका जो सीट अगर दोनों का देखें तो 1272 हो जाता है। यहां पर देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था वह
वह कंस्ट्रक्शन का काम टाटा कंपनी को सौंपा गया था। टाटा कंपनी इस पूरे कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दी है और इसके लिए एक नीलामी हुआ था। उस नीलामी प्रोसेस में टाटा ने उस प्रोसेस को जीता, उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन का काम उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिका दायर की गई थी इसको लेकर के कि इस बिल्डिंग के निर्माण को रोक दिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पे चीजों को देखा, समझा और फिर इसे जारी रखने का आदेश दिया। आपको ध्यान होगा तो कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। एक तो कोविड में इसका विरोध किया गया था कि एक तरफ जो है देश में महामारी की स्थिति है और दूसरी तरफ जो है हम संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से। हालांकि उस वक्त कुछ समय के लिए काम प्रभावित भी हुआ, लेकिन फिर बाद में इस पर जल्दी ही काम इसे पूरा कर लिया गया। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 का डेडलाइन दिया गया था और सही रूप से देखें तो लगभग समय पर इसे पूरा कर भी लिया गया। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसे किया गया था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। इसका जो अनुमानित लागत है वह तकरीबन 971 करोड़ रुपया बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं इससे जुड़ी हुई और भी कुछ विशेषताओं को। देखिए, यह पूरा जो प्रोजेक्ट है वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी कि संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया गया है। अब यहां समझने की बात होगी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुछ जरूरी अंग है, यानी कि उसमें जो है पार्लियामेंट तो है ही, लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें जो है प्रधानमंत्री का आवास भी पड़ता है, उपराष्ट्रपति का आवास भी बनाया गया है, प्रधानमंत्री का ऑफिस भी है और सेक्रेटरिएट जो होता है उसका भी निर्माण किया गया है। इन चीजों को हम बारीकी से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग जो है, देखिए इस जगह पर ये जो त्रिकोणा आकार का दिख रहा होगा ये नए पार्लियामेंट का बिल्डिंग है और इसके पीछे जो ये गोला दिख रहा है ये हमारा अभी का पार्लियामेंट, जहां पर अभी हम जनप्रतिनिधि बैठ रहे थे, कामकाज कल चल रहा था, यह वाला हिस्सा पड़ जाता है। यह पूरा हिस्सा जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, आप देख रहे होंगे यहां से राष्ट्रपति भवन से लेकर के, और यहां पर पहले तो इंडिया गेट था और इसके पीछे भी एक जगह हो गया है नेशनल वार मेमोरियल तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो आप पूरा इस जगह को जाकर के आप घूम भी सकते हैं। और राजपथ इसे कहा गया, जिसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कह दिया गया है। आप इसका उद्घाटन हाल फिलहाल में किया गया है, तो आप जाकर के यहाँ देख भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत नजारा इस जगह का देखने को मिलेगा और आप इस जगह को देख के कह सकते हैं कि वाकई जो है दिल्ली देश की शान है। आपको गौरवान्वित भी महसूस होगा पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देख करके। इसमें एक जो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी इसमें दिया गया है, जो कि यह हिस्सा होगा। अभी जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हुआ करता है अभी का जो कामकाज चल रहा है, लेकिन उसमें कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं मंत्रालय के कामकाज में आती है। अब एक जगह पूरी तरह से सभी मंत्रालय का काम हो जाएगा तो जितने भी सचिवालय हैं एक जगह रहने से कामकाज में सहूलियत होगी। न्यू रेसिडेंस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर पीएम के लिए एक जो है आवास का निर्माण किया जा रहा है, नए आवास का निर्माण, और एक उपराष्ट्रपति महोदय के लिए नए आवास का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ देखने की बात है प्रधानमंत्री के लिए नए आवास का निर्माण क्यों किया जा रहा है। देखिए, बदलते समय के साथ जरूरतें बदलती है और निश्चित तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री का जो आवास हो वो पूरी तरह से एक सुरक्षित स्थिति में हो। इसी बात को देखते हुए आधुनिक तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति का जो आवास है उसे भी तैयार कराया जा रहा है। यहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, यानी कि पीएमओ तैयार किया जा रहा है। पीएमओ का जो नया बिल्डिंग है उसे इस एरिया में तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया गेट है और इसके अलावा यहाँ पर रक्षा भवन तैयार किया गया है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे चीजों पर काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नए संसद भवन से जुड़ी बिल्डिंगें जो है इसको देख लीजिए, यह इस एरिया में पड़ेगा। और इसको एक बात यहां समझना है कि पुरानी बिल्डिंग जो है वह, जैसा कि मैं पहले भी कहा कि यह सर्किल में है और नया जो संसद भवन है वह तिकोना के आकार है, यानी कि त्रिभुज के आकार का इसे बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यह जो नए संसद भवन हमें अब मिल चुका है, तैयार हो चुका है, इसकी फैसिलिटी क्या है, क्या क्या कुछ नई सुविधाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। देखिए, हर सीट पर जो है डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन का फीचर दिया गया है। पहला जो अभी का संसद भवन था उसमें भी कोशिश किया गया था कि टेक्नोलॉजी ऐड किया जाए, लेकिन बहुत हद तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो इस चीजों का ध्यान रखा गया टेक्नोलॉजी का, और पूरी तरह से पेपरलेस तैयार किया गया हमारा नया पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया है और टच स्क्रीन दिया गया है, यानी कि मान लीजिए संसद भवन की
कामकाज चल रहा है और किसी मुद्दे पे बातचीत चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक सांसद जो है, वह केरल के रहने वाले हैं, ठीक है, और कोई एक सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो वह जो है अपनी बात हिंदी में रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सांसद उसी बात को केरल के सांसद समझना चाह रहे हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। इस स्थिति में वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर टच स्क्रीन उनको पूरा दिया जाएगा, डिजिटल व्यवस्था में लैंग्वेज रहेगा, वो मलयालम पे जाके क्लिक करेंगे और हिंदी भाषा जो है ट्रांसलेट हो जाएगा इजी वे में मलयालम में। फिर उस बात को, पूरे कार्रवाई को वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर अपनी बात भी रख सकते हैं। तो अभी भी होता है, लेकिन अभी थोड़ा प्रोसेस इसका कठिन था और बहुत ज्यादा तकनीकी खामियां आ रही थी। इस बार इन सब चीजों पर नजर रखा गया है, ध्यान दिया गया है। डिजिटल सिस्टम को एमपी सीधे मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है। और नए भवन जो है लोकसभा में 888 सांसदों की बैठने की क्षमता बनाई गई है। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अधिक से अधिक अब बैठ सकते हैं। इसमें 888 बैठ सकते हैं और टोटल जो मैंने कहा आपको कि 1272 बैठ सकते हैं। तो इसका क्या आशय है, मैं बार बार यह क्यों कह रहा हूं, इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। संयुक्त सत्र में जो है 1280 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस सीट में। तो काफी भव्य बनाया गया है। अभी का जो पार्लियामेंट था, जो इसमें कामकाज चल रहा था, वह काफी कंजस्टेड था, तो उसमें जगह की बहुत कमी थी। एक बार मैं भी देखने गया था, जो लोकसभा का सत्र था वो, तो आपको देख करके बहुत अच्छा नहीं लगता। वहां का माहौल बहुत ज्यादा था, मतलब पेपर रखने के लिए भी जगह नहीं हुआ करता था उसमें। 3-4 लोग जो है इतने ही स्पेस में बैठा करते थे। तो अगर किन्हीं को बाहर जाना हुआ, आपने पार्लियामेंट सेशन को चलते हुए संसद टीवी पे देखा भी होगा, तो किन्हीं मेंबर को बाहर जाना हुआ तो बाकी को भी निकलना पड़ता था, फिर वो बीच में बैठे हैं तो उठ के वो बाहर जाते हैं। साथ ही किसी अधिकारी को मान लीजिए कुछ देना हो, जैसे कि यहाँ जो चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे जब आप आईएएस बन जाएंगे और सीनियर बनते हुए, प्रमोशन होते हुए आप सचिवालय में आ जाएंगे, सचिव बन जाएंगे देश के किसी विभाग का, तो आपका जरूरत यहाँ पड़ सकता है, आपकी जरूरत। तो यहाँ पर जब बैठते थे तो पदाधिकारी को कुछ नोट देना होता था मंत्री महोदय को, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। कई अफसर पहले यहाँ उठते थे, फिर जिनका काम होता था वो जाते थे। अब इन सब चीजों का व्यवस्था किया गया है, काफी स्पेसियस इसे तैयार किया गया है, ताकि इन चीजों का सामना ना करना पड़े, इन मुसीबतों से बचाया जा सके। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो अभी नया पार्लियामेंट बना है, राज्यसभा भी लोकसभा भी, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि भारत की जो साझी सांस्कृतिक विरासत है, इसकी झलक इस नए संसद भवन में हमें देखने को मिले। इसके कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर जो इसके निर्माण कार्य में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में जो भी सामग्री लगी है, वह देश के कई कोनों से मंगाया गया है। यहाँ पर देखिए, लाल ग्रेनाइट पत्थर जो है वह अजमेर के पास लाखा से, और सफेद संगमरमर जो है वह अंबाजी से मंगवाया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का जो गलीचा है वह लाया गया है वहां से। वहीं त्रिपुरा के बांस से फर्श तैयार किया गया है इसका। और फॉल सीलिंग का काम जो है, स्टील संरचना दमन द्वीप की है, और फर्नीचर जो है वो मुंबई से तैयार किया गया है। तो देख सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सभी भारत के कोने कोने से सामग्री यहाँ पर लाया गया है। राजस्थान का समरथुला से लाल और सफेद बलुआ पत्थर मंगाया गया है, और सागौन की लकड़ी जो है महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई है। तो इसमें विविधता का पूरा ध्यान रखा गया है कि एक तो सामग्री की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और साथ ही पूरा भारत उसमें खुद को देख सके, इसकी पूरी कोशिश की गई है। मौजूदा और नए संसद भवन में क्या कुछ बातें हो सकती है, क्या कुछ तुलनात्मक रूप से, उसकी स्टडी हम कर लेते हैं। देखिए, उस वक्त का जो उद्घाटन किया गया था उस संसद, देखिए पहली तो 2 बात आप समझिए। मैंने जैसा कहा था कि हमारा पुराना जो संसद भवन है वह क्या है, जरूरत हमारी थी। जब भारत आजाद हुआ था तो इसकी हमें जरूरत थी, एक सभा हमें चाहिए था संविधान निर्माण करने के लिए, उन सभी प्रोसेस से गुजरने के लिए एक बड़े हॉल की जरूरत थी। तो उस वक्त वह जरूरत था, और यह क्या है, आकांक्षा है हमारी, यह भविष्य है, ये नया, कि हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी जो भविष्य की सोच है, जो हमारी परिकल्पना है, जिस वांछित लाभ हम चाह रहे हैं भविष्य में, उसके लिए यह पार्लियामेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर उस वक्त का जो उद्घाटन इस पार्लियामेंट का किया गया था, वो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, 18 जनवरी 1927 को उन्होंने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। जबकि इस पार्लियामेंट का जो है उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 28 मई 2023 को किया गया है। बैठने की क्षमता को लेकर के बात करें तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट था, जिसमें अभी
तक कामकाज चल रहा था उसमें 550 सीट जो है लोकसभा में था और 250 सीट जो है राज्यसभा में था। इसकी संख्या बढ़ा दी गई है और यह जो है 888 सीट लोकसभा में हो गया है और 384 सीट जो है राज्यसभा में कर दिया गया है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी जो क्षेत्रफल इसका है नए संसद भवन का वो 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। उस समय था 24,281 वर्ग मीटर का हमारा पुराना वाला संसद भवन है और जैसा कि मैंने बताया यह गोले में है और यह त्रिभुजाकार है। तो इन चीजों को देखते चलिए, आजकल यूपीएससी का कोई ठीक है नहीं, यूपीएससी कहां से प्रश्न बना दे, किन चीजों को पूछ ले। और आजकल तो आप प्रश्न देखे ही हैं प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रश्न से ज्यादा जो है ऑप्शन पे काम कर रही है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से सभी स्टेटमेंट को पढ़ते चलिए, यूपीएससी कहीं भी कुछ भी अब कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल हॉल की बात करें तो सेंट्रल हॉल जो है मौजूदा जो भी पार्लियामेंट है उसमें नहीं है। इसमें राज्यसभा है, लोकसभा है और एक सेंट्रल लॉक बनाया गया, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं है पूरा। लेकिन इसमें जो था पुराना संसद भवन, इसमें एक सेंट्रल हॉल था। आपको ध्यान होगा जीएसटी जब पास हुआ था, जीएसटी पर जब उसका उद्घाटन वगैरह किया गया था तो सेंट्रल हॉल में ही उस काम को किया गया था, सभा आयोजित की गई थी। दोनों सदन के सदस्य यहाँ पर संयुक्त रूप से बैठते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान हॉल एक नया इसमें दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत का कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ, भारत की जो लोगों की जरूरत है और उसकी जो आकांक्षा है वह सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। संभव है आम लोगों के लिए भी इसे खोला जाए। हालांकि जो अभी का पार्लियामेंट है और जो पुराना पार्लियामेंट भी हमारा है, दोनों में दर्शक दीर्घा है, दर्शक जाकर के बैठ सकते हैं, उसे देखते हैं। और अब इसकी परिकल्पना की गई है कि एक म्यूजियम टाइप का आप कह लीजिए, संग्रहालय कह लीजिए, कि एक जो है संविधान हॉल बनाया जाए और उसमें संविधान से जुड़ी हुई तमाम बातों को दर्ज किया जाए ताकि आम नागरिक उसे देख सके, समझ सके और भारत के जो भविष्य है उसमें अपनी झलक देख सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से और निर्माण लागत की बात करते हैं। वास्तुकार कौन थे, इन सब चीजों को देखते हैं। यह रहा पुराना वाला और यह रहा आपका नया वाला, इसे तो आप देख ही चुके हैं। वास्तुकार जो थे पुराने वाले के ब्रिटिश वास्तुकार हुआ करते थे, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस जोन दिल्ली में है भी, आप नाम सुनते होंगे, तो इन्हीं एडविन लुटियंस के नाम पे इसका नाम रखा गया था। जो पुराने वाले संसद भवन है उसके वास्तुकार में से एक ये भी थे। और अभी जो नया तैयार किया गया है उसका एचसीपी डिजाइन और वास्तुकार बिमल पटेल के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान जरूर रखिए। निर्माण लागत की बात करें तो उस समय जो था उसे 83 करोड़ रुपीज में तैयार किया गया था और अभी इसे 971 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं नए वाले संसद को तैयार करने में। ये एक अनुमानित लागत है। अब ये सब चीजें हमने देख लिया, संसद की खासियत देख ली, क्या क्या नया जुड़ गया है, क्या नई बातें हैं, ये सब हम समझ गए हैं। अब वो मुद्दा वहां पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नंबर को लेकर के हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जो लोकसभा है, जो नया पार्लियामेंट में, उसमें 888 सदस्य तक बैठ सकते हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा था, यानी कि कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि नए संसद भवन की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक संसद भवन है, कामकाज चल ही रहा था, फिर नए संसद भवन की जरूरत क्या है। एक पॉइंट तो मैंने पहले ही कर दिया था कि समय की, एक वर्तमान समय की जरूरत है और टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय की जब भी बात करेंगे तो तकनीक का युग है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए संसद भवन को तैयार किया गया, डिजिटल फॉर्म में तैयार किया गया। सुरक्षा के नए प्रतिमान जो हैं वह बहुत अच्छे से स्थापित किए गए हैं। एक बात तो यह हो गई, लेकिन दूसरी एक और बात है और वह संवैधानिक बात है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए, यहां पर आर्टिकल 81 को आपको समझना जरूरी है। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 81 आप जरूर डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर बातें की गई कि 550 जो है इलेक्टेड मेंबर होंगे मैक्सिमम, और 2 जो है इसमें एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे। ध्यान रखिए, एंग्लो इंडियन मेंबर अब नहीं होते हैं, इसे खत्म कर दिया गया है। तो 550 मैक्सिमम जो है इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में होंगे, ऐसी बातें हमारे संविधान में की गई है, जिसमें से 530 जो है जो राज्य हैं, पूर्ण राज्य, उससे होंगे और 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आएंगे लोकसभा में। यहां पर अभी जो ताजा स्थिति है, करंट स्ट्रेंथ है, वह यह है कि 543 जो चुने हुए मेंबर लोकसभा में बैठते हैं, जिसमें 530 आते हैं
जो पूर्ण राज्य है उससे, और 13 जो आते हैं वह यूटी से आते हैं, और इस 13 में तो 7 जो है वह दिल्ली से ही आ जाता है। आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं उससे कनेक्ट कर पाएंगे, तो 7 जो है दिल्ली से आ जाता है, यानी कि यूटी 7 और यहाँ यानी कि 13 यूटी से हो गया, और 530 जो है बाकी जो पूर्ण राज्य हैं उससे टोटल हो गया 543 की संख्या। तो अभी का ये स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ समय के साथ यह स्थिति बदलेगी भी। यहाँ पे आर्टिकल 81 कह रहा है, ऑल्सो रिक्वायर्ड लोकसभा सीट टू बी अलॉटेड इन सच मैनर दैट एवरी स्टेट एंड यूटी हैव द सेम एज पर द पॉसिबल सीट और पॉपुलेशन रेशियो का। इस तरह से उसे किया जाए कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या हो और देश की जो जनसंख्या हो उनका अनुपात ठीक ठाक रहे, एक जैसा रहे। और यहां पर कहा गया कि द रूल डजंट अप्लाई टू स्मॉल स्टेट, और यह नियम जो है, यह नियम यह अप्लाई नहीं होगा कैसे स्टेट पर, तो ऐसे स्टेट पर जिसकी संख्या जो है 60 लाख से कम की आबादी है, जनसंख्या। तो इसको लेकर के बात की गई। अब ये उस समय की बात थी, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती चली गई, और समय के साथ चीजें बदलते हुए में अब क्या हो गया देखिए। अब यहाँ पर ओरिजिनली आर्टिकल 81 कहता है कि जो लोकसभा में सीट है वह 500 से अधिक मेंबर नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। और यह द फर्स्ट हाउस कॉन्स्टिट्यूशन 1952 में हुआ था, उस वक्त 947 की बात की गई थी। सिंस द सीट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, अब चूंकि जितने भी सीट हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है, तो जनसंख्या देश का लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोकसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो 1971 सेंसस तक इसे चेंज किया गया। अब यहां पर देखिए, फिर बात जब आगे बढ़ी, फिर जनगणना हुआ और बात की गई कि सीट बढ़ाना है, लेकिन उस समय जो है 1976 में यह सोचा गया कि परिसीमन आयोग की जो बात करते हैं हम, उसने तय किया कि 2001 तक सीट नहीं बढ़ाएंगे, और 2001 में फिर हम ये तय किए कि 2026 तक हम सीट नहीं बनाएंगे। तो अभी तक जो है वही बातें चली आ रही है, लेकिन ये 2023 में हम खड़े हैं, संभव है कि 2026 में सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ जाए, और इस स्थिति में फिर नए मेंबर को बैठने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। जो अभी जो पुराने पार्लियामेंट है उसमें उतने सदस्यों की स्थिति बैठने की नहीं थी, इसीलिए संख्या के आधार पर भी एक नए पार्लियामेंट की जरूरत हो गई, जहां पर जो समूचे भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं वहां आके बैठ सके और अपने जनता की आवाज को बुलंद कर सके। तो यह पूरा जो प्रोसेस है वह परिसीमन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या चेंजेस हुआ है पिछले, जब भारत आजाद हुआ था और उससे लेकर के अभी तक में क्या बदलाव आए हैं। देखिए यहाँ पर जनरल इलेक्शन जो हुआ था उस समय, वह पहला कब हुआ था, 1951 में, लेकिन अभी 17वां जनरल इलेक्शन जो कब हुआ, 2019 में। अब वहां से चीजें बदलती है। वहां से अगर आप देखेंगे जो कि लोकसभा के क्षेत्र रहे हैं, उस वक्त 489 था, यानी कि 489, और अभी जो है 543 है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उस वक्त ओनली 36 करोड़ था, लेकिन अभी हम 135 तो यहाँ, लेकिन कहने में तो आप देख ही रहे हैं कि 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर एक एमपी जो हैं वह कितनी जनसंख्या पर हुआ करते थे, 7 लाख की आबादी पर, जब भारत आजाद हुआ था। जरा सोच के देखिए कि 1951 में उस समय की स्थिति से एक जो सांसद हैं वह 7 लाख की आबादी पे थे, लेकिन स्थिति अब बदली है और अब जो है 23 लाख की आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो और ये आगे और बढ़ेगा स्थिति। इस स्थिति में जरूरी हो जाता है कि नए पार्लियामेंट बनाए जाए, ताकि जो है सीट बढ़ सके और बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल सके। अब यहां पर आते हैं निर्माण समय को लेकर के बात करते हैं दोनों को। तो 3 साल 5 महीना जो है नया संसद भवन को तैयार करने में लगा है, और उस समय जो है 6 साल लग गया था पुराने संसद भवन को तैयार करने में। इसके अपेक्षा देखेंगे तो इसमें जो समय लगा है, तो कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन वगैरह की जो स्थिति रही थी, इसके वजह से भी इसमें काफी समय लग गया, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जल्दी से पूरा हो गया। और पार्किंग क्षमता की बात करें तो 900 गाड़ियां जो है नए संसद भवन में लगाई जा सकती हैं, जबकि पुराने वाले में 212 की ही कैपेसिटी रही है। अब यहाँ पर एक चीज आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, और वह बातें की गई सेंगोल की। तो सेंगोल क्या है, इसको लेकर के सबसे पहले समझ लीजिए। इसका जो संबंध है वह चोल वंश से है। तो पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है और यूपीएससी की नजर ऐसे चीजों पे रहती है। तो चोल वंश से इसका समय रहा है। चोल
वंश जो है उसके समय से ही सेंगोल जो है सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक रहा है। यानी कि इससे जो है इसका एक राजदंड जो है भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। यह आप देख रहे होंगे एक लंबा सा धातु का यह बना हुआ है और इसके ऊपरी हिस्से में एक बैल की प्रतिमा रखी गई है। उस वक्त भी जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय जो है सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिल संस्कृति में सेंगोल का काफी महत्व होता है और इसे अब नए संसद भवन में रख दिया गया है। इसका इतिहास यह है कि जब भारत आजाद हुआ था तो तमिल के जो लोग हैं, वहां के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा पंडित नेहरू को यह दिया गया था। इसमें यह माना गया है कि 14 अगस्त 1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इसे प्राप्त की थी और अंग्रेजों से भारत के लोगों के लिए जो सत्ता हस्तांतरण हुआ था उसके प्रतीक के रूप में भी इसे देखा जाता है। बाद में इसे जो है एक म्यूजियम में रख दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री वहां से ला करके और फिर इसे संसद भवन में रखे हैं और यह लोकसभा में फिर से स्थापित किया गया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके आसन के ठीक बगल में इसे रखा गया है। आपने टेलीविजन पे इसे देखा भी होगा। तो यही है कि आप हमारा जो ये नया संसद भवन है पूरी तरह से भारत की विविधता को दर्शाता है, भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है उसको दर्शाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जितनी भी चर्चा हमने की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।